हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी एट द 22। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सीरीज वीडियो बना रहे हैं जिसका ये फोर्थ वीडियो है। तो सेक्शन 1 से लेके हम लोग अभी तक कवर करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मैंने पार्ट वाइज बांट दिया है सीरियल नंबर बेसिस एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, बीए से वीडियोस मिलेंगे और करंट अफेयर से वीडियो मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला सीरियल नंबर में है मीनिंग। तो हमारा एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति प्रपोज करता है, ऑफर देता है और जो इस पर्सन को वो देता है वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, with its requisite consideration it is an agreement। एक आवश्यक जो उचित कंसिडरेशन है उसके साथ उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एग्रीमेंट हो जाता है। कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रपोजल या ऑफर देता है और वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर लेता है एक कंसिडरेशन के तहत, तो फिर वो एग्रीमेंट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हेन एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इट्स बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है कि जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी लॉ के द्वारा उसको इन्फोर्स किया जा सकेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा, डिफाइंड कहाँ है? ये एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है? तो एग्रीमेंट डिफाइन है सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ठीक है, एग्रीमेंट कहाँ पे डिफाइन है? तो सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है? तो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसा कि आप लोग पहले वीडियोस में देख चुके होंगे कि हमारा सेक्शन 2 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जहाँ पे 2A से लेके 2J तक डिफाइन किया हुआ है। तो उसी में 2E में एग्रीमेंट डिफाइन है और 2H में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। अब एग्रीमेंट का एलिमेंट्स क्या क्या है, या कहें तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? तो एलिमेंट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। भाई ऑफर करेगा, कोई व्यक्ति ऑफर कर रहा है प्लस उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो एग्रीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट्स है। और कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट्स क्या है या इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो इसमें एग्रीमेंट फर्स्ट होना चाहिए और दूसरा इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, यानी इन्फोर्सिबिलिटी होना चाहिए। चौथा, लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट क्या करता है कि मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ही एग्रीमेंट या तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट भी कर सकता है और ना भी कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट्स करता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि एग्रीमेंट्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो जिस पे केस था बेल्फर वर्सेस बेल्फर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल एग्रीमेंट या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को हम लोग कंसीडर नहीं किया करते हैं और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता। आप पूछिएगा सोशल एग्रीमेंट्स क्या हुआ? तो सोशल एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को कहा कि आज मूवी दिखाने ले चलूंगा, खाना खिलाऊंगा, वॉक पे चलेंगे, फ़ोन पे बातें करेंगे। या डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है। तो ये सब एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता है, इसीलिए ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कवर नहीं होगा। इसीलिए, और जो कमर्शियल एग्रीमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल आप रेंट लेने गए तो वहाँ पे आपसे एग्रीमेंट साइन करवाया कि आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा यहाँ, उसके बाद ही आप खाली कर पाइएगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल होते हैं। लेकिन जो सोशल एग्रीमेंट्स हो गया, कमर्शियल एग्रीमेंट्स, सॉरी सोशल एग्रीमेंट हो गए, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गए, तो ये सब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता। लेकिन जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, क्योंकि जब इन्फोर्सिबिलिटी आएगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, अब क्या हुआ? पांचवा पॉइंट क्या है? इन राइटिंग। ठीक है, बेसिस का पांचवा पॉइंट है कि इन राइटिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकते हैं या रिटन भी हो सकते हैं। चलिए ओरल एग्रीमेंट कर लिए दोस्त के बीच में कि हाँ भाई 25,000 में तुम्हारा बाइक हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट हमेशा रिटन हो।
ठीक है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली रिटेन होता है और रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। और नॉर्मली जो होता है जनरली कहा जाए तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा रिटन फॉर्म में होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट्स भी बन सकते हैं, हाँ भाई कल हम लोग फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ करके हम लोग एग्रीमेंट एक बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, वन इन अनदर या अदर, ठीक है, तो एवरी एग्रीमेंट्स नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जैसा कि पिछले वीडियो यानी वीडियो नंबर 3 में हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डील किए थे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप वही चीज दे सकते हैं कि हर एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बट हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, क्योंकि हम लोग एक कहें तो हायरार्की है, ठीक है, कि एग्रीमेंट जब बनेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। 7वां पॉइंट क्या है, इनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट मे और मे नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है, और अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोशल हो गया या डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है इन्फोर्सिबिलिटी कि या तो वो इन्फोर्स हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो कमर्शियल एग्रीमेंट है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल रेंट वाले लैंडलॉर्ड तैयार करते हैं एग्रीमेंट अपने टीनेंट्स के लिए, तो वो सब एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल होता है। बट जो सोशल ऑब्लिगेशंस हो गया, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि चाय पे ले चलेंगे, कॉफ़ी ले चलेंगे, सीसीडी ले चलेंगे, या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को कह दिए, तो वो सब एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, स्कोप, ठीक है। तो एग्रीमेंट का जो स्कोप होता है बहुत बड़ा स्कोप होता है, वाइड स्कोप होता है, और हर कॉन्ट्रैक्ट को पहले एग्रीमेंट बनना पड़ता है। इट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप एज ईच कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट एन एग्रीमेंट, ठीक है। हम पहले भी बोले एक हायरार्की है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पहले एक ऑफर आता है, ऑफर को जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो प्रॉमिस बनता है, जो प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ता है तो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी आता है तब क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, तो एक हायरार्की है जिसको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए एग्रीमेंट सबसे पहले होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इसका वाइड स्कोप है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हर एक एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। जो इन्फोर्सिएबल होगा वही कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो वाइड स्कोप है, और कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, नैरो कह सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट, सीरियल नंबर 9, बेसिस नेचर। तो दोनों के नेचर कैसे होते हैं, तो एग्रीमेंट कैन बी बोथ, ठीक है, लीगल और इलीगल, बट ओनली वैलिड एग्रीमेंट आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो लीगल और इलीगल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रग्स का सप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो सब इलीगल हो सकता है। लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा, वैलिड एग्रीमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड के थ्रू वो पास होता है, एक रिटन फॉर्म में पास होता है, एक अथॉरिटी के द्वारा उसको तैयार किया जाता है, तो हमेशा वो वैलिड एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे। लेकिन एग्रीमेंट्स क्या होता है, इसका नेचर क्या है कि लीगल इलीगल दोनों हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फिर हम लोग पर्सनल कुछ भी इशू होगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। और साथ में ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।